नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए आरक्षणीय उपन्यास का चतुर्थ अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 11 वर्ष के बाद दुर्गा मणि हरिपाल के में पिता के घर जा पहुंची। उस समय शरद ऋतु की संध्या एक ऐसा अस्वास्थ्यकर धुंधला धुआं लिए सारे गांव के ऊपर मंडरा रही थी कि उसके अंदर प्रवेश करते ही दुर्गा मणि का कलेजा कांप उठा। घर में माँ बाप रहे नहीं हैं, सिर्फ बड़े भाई शंभू चटर्जी को उस दिन शाम से ही ज्वर आया हुआ था। अतएव सूर्यास्त के बाद ही तैयार होकर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। खबर पाकर पुरानी दुलाई से सिर तथा दोनों कानों को ढककर खड़ाऊं चटकाते हुए वे बाहर निकले। अरे कौन है? दुर्गा आई है क्या? अच्छा आ। रोते हुए आगे बढ़कर दुर्गा ने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया। ज्ञानदा के प्रणाम करने पर बोले, अरे ये तेरी बेटी है क्या? इसका ब्याह कहाँ किया? ब्याह तो अभी तक ना कर सकी हूँ भैया, लेकिन जल्दी ही कहीं ना कहीं। हैं? ब्याह नहीं किया? ये तो खूब सियानी हो गई है दुर्गा। बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने के कारण उनका किंचित करुण कंठ स्वर एक क्षण में जलकर सूख गया। वे बोले, वही तो, यहाँ के बज्जात लोग यदि जान गए तो मैं कहता हूँ कि इसे रसोई या पूजा घर में जाने देने की जरूरत नहीं। यहाँ के समाज को तो तू जानती है, खास तौर से हरिपाल के समाज को। इस तरह के पाजी आदमी सारे संसार में नहीं। अच्छा आ चल घर के भीतर आ। इतनी बड़ी लड़की, उसे यदि उसके चाचा के यहाँ छोड़ आई होती तो 4 दिन आराम से रह सकती थी। यहाँ रही तो समझी नहीं दुर्गा। तो जा हाथ पैर धो ले। अजी क्या कर रही हो? यह कहकर खड़ाऊं खटखट करते हुए अंदर चले गए। दुर्गा और उनकी लड़की ने उनके पीछे पीछे चलकर किस तरह से घर में प्रवेश किया, इसे केवल भगवान ने ही देखा। शंभू का यह दूसरा विवाह था। पहली स्त्री को दुर्गा ने देखा था, मगर इन्हें नहीं देखा था। ये जितनी काली थी उतनी ही दुबली पतली और लंबी। जूड़ी बुखार के कारण शरीर का रंग जली लकड़ी सा हो गया। 3 दिन का गोबर आंगन के बीच में जमा किया हुआ था। अभी अभी उसे निपटाकर हाथ पैर धो चिराग जलाने की तैयारी कर रही थी। पति को बुलाने पर सामने आ मामले को देख स्थिर होकर खड़ी हो गई। शंभू को ज्वर चढ़ा आ रहा था। आगंतुकों की अभ्यर्थना के लिए स्त्री से उनका परिचय कराकर वह कमरे के अंदर चले गए। स्त्री का नाम है भामिनी। वह मेदिनीपुर जिले की लड़की है। इनकी बातें जरा टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। उन्होंने हंसकर ऊपर और नीचे के प्राय सारे मसूड़े खोलकर ननद को हाथ पकड़ रसोई घर के चबूतरे पर ले जाकर एक पीढ़े पर बैठाया। उनकी हंसी और बातचीत करने का ढंग देखकर दुर्गा मणि का कलेजा तक सूख गया। आने के समय दुर्गा ने एक हांडी रसगुल्ला मंगा लिया था। उसे उतार कर रखते रखते ना जाने कहाँ से लड़के और लड़कियों का एक झुंड दौड़ता हुआ आ पहुंचा और उसने दुर्गा मणि को घेर लिया। चिल्लप और रेलपेल में मानो वहां एक बाजार लग गया। बच्चों की माँ ने किसी को आधा किसी को चौथाई और 2 को जरा सा टुकड़ा देकर धत बता दिया। इसके बाद रसगुल्ले से बड़ी हाड़ी को झट से उठाकर सोने के कमरे में ले जाकर छीके पर टांग दिया। बच्चों ने जो कुछ पाया उसे आनन फानन निगलकर हाथों में लगे सीरे को चाटते चाटते चले गए। दुर्गा यहाँ की रीति नीति कुछ जानती थी, क्योंकि वह यहीं की लड़की थी। लेकिन ज्ञानदा 8-10 साल के लड़कों तक को दिगंबर देखकर सिर नीचा करके रह गई। लड़कियों की भी प्राय यही हालत थी। थोड़ा बहुत जो कुछ अंतर था वह नितांत ही साधारण। उसका अपना गांव भी शहर नहीं था, लेकिन वहाँ रास्ते हैं, घाट हैं, आम कटहल और बांस बेड़ियों में ऐसा अंधकार नहीं कर रखा था। गोबर और पटसन की सड़ांध चारों ओर से आकर सांस लेने की क्रिया तक को भयाक्रांत और व्याकुल नहीं कर देती है। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। एक सियार के आंगन में आ खड़े होते ही बड़ा लड़का उसे खदेड़ने के लिए दौड़ पड़ा। चारों ओर से अनगिनत झिल्लियों की विकट आवाज शुरू हो गई। दीवार से सटी हुई सूखी डाल पर अचानक पहले कभी न सुने हुए एक तरह के विकट शब्द को सुनकर ज्ञानदा ने चुपके चुपके पूछा, माँ ये क्या बोल रहा है? मामी ने सुनकर जवाब दिया, अरे तो ये तो तक्षक है। तक्षक? तक्षक सांप? ज्ञानदा ने कांप कर कहा। मामी ने कहा, हाँ बिटिया, वही जिसके बारे में कहते हैं किसी राजा को काटा था, डाली डाली पर भरे पड़े हैं। जवाब सुनकर ज्ञानदा ने एक बार माँ का मुंह देखा। इसके पहले ही रोदन से उसकी छाती भर उठी। अब वह माता की गोद में लेटकर रो पड़ी। माँ यहाँ से चलो, यहाँ मैं एक घड़ी भी जिंदा नहीं रहूंगी।
मामी को बड़ा अचरज हुआ। बोली, डरने की कौन बात है बेटा, यह तो देवता हैं, कभी किसी का अपकार नहीं करते। इसके सिवा सांप वगैरह के काटने से मरते ही कितने आदमी हैं बेटी। बल्कि जो कुछ डर है वह इसी मलेरिया का है। एक बार जिसे पकड़ लेता है उसे निसार किए बिना नहीं छोड़ता। इस साल 20 दिन हुए तुम्हारे मामा को पकड़ा है, इतने ही दिनों में उन्हें जीर्ण शीर्ण कर डाला, और कुछ ही दिनों के बाद इस गांव में कौन किसके मुंह में पानी डालेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है बिटिया। ज्ञानदा मनी मन अतुल की अंतिम बातों का मिलान करके चुपचाप पड़ी रही। उस रात को वह एक बार भी नहीं सो सकी। माता की छाती के समीप मुंह रखकर वह रह रहकर चौंकने लगी। इसी तरह सवेरा हुआ। नई जगह में चेहरे पर रोशनी पड़ने से उसे तनिक भी खुशी नहीं हुई, बल्कि सारी हवा और रोशनी ने मानो कल से ही अधिक दबाव रखा। इतनी बड़ी उम्र की लड़की को देखकर टोले के लोगों के अचरज का ठिकाना नहीं रहा। हमारे बंगाल में अविवाहिता लड़की की अवस्था ठीक ठाक बताने की रीति नहीं है। सभी जानते हैं कि माता पिता को 2-1 वर्ष घटाकर लड़की की उम्र बतानी पड़ती है। अतएव दुर्गा ने जब कहा लड़की की उम्र 13 है तो भाभी ने 15 समझा। इसके अलावा एकमात्र संतान होने के कारण स्वयं भूखे रहकर लड़की को खिलाया पिलाया पहनाया। सुडोल स्वास्थ्य इस समय और भी काल बन गया। ज्ञानदा की यथार्थ उम्र के खिलाफ बढ़कर गवाही देने लगा। अरे इन लड़की के कारण तो टोले में मुंह दिखाना कठिन हो गया है। एक बहुत अच्छा वर है, उसके साथ ब्याह करेगी लड़की का। दुर्गा बोली, जमाई ठीक हो गया है, अब और कहीं संबंध नहीं हो सकता। शंभू ने कहा, तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यह बताए देता हूँ कि ऐसा अच्छा वर बड़े भाग्य से मिलता है। 20-25 बीघे बरमोतर की भूमि है, तालाब है, बागीचा है, धान का गोला है, साथ ही वह पढ़ लिखा पढ़ा भी है। बीच में ही बात काटकर दुर्गा ने कहा, नहीं भैया, अब दूसरी जगह नहीं हो सकता, इस वर्ष के बाद वहीं इसका ब्याह करना पड़ेगा। शंभू ने कहा, मेरे विचार से तो इसी अगर में कन्यादान कर देना जरूरी हो गया है। दुर्गा ने इसका प्रतिवाद करना बेकार समझा और काम है कहकर उठकर चली गई। धीरे धीरे पता चला कि वह उत्तम वर शंभू के बड़े साले हैं। स्त्री की मृत्यु के कारण करीब 6 महीने से अकेले पड़े हैं। अब अधिक दिनों तक उनका अकेले रहना कोई उचित नहीं समझता। खासतौर से घर में कई बच्चे कच्चे होने के कारण एक सियानी लड़की उनके लिए नितांत आवश्यक हो गई है। शायद इसलिए दुर्गा के बारंबार अस्वीकार करते रहने पर भी ये उत्तम वर एक दिन एकाएक प्रकट हो गए। सामने ही ज्ञानदा उन्हें दिखाई पड़ी और कहने की आवश्यकता नहीं कि लड़की को पसंद करके वह लौट गए। थोड़े ही समय में बहन के प्रति शंभुनाथ के ससनीय अनुरोध ने घोर अत्याचार का रूप धारण कर लिया। एक दिन साफ ही कह दिया, प्रियनाथ की अनुपस्थिति में अब वही भांजी के वास्तविक अभिभावक हैं। अतएव जरूरत हुई तो इसी अगर में जबरदस्ती उसका ब्याह कर देंगे। इसलिए दुर्गा के बारंबार अस्वीकार करते रहने पर भी ये उत्तम वर बड़े भाई से वाद अनुवाद करके दुर्गा कमरे के भीतर चली गई। वहां लड़की के चेहरे की ओर देखते ही वह समझ गई उसने सब कुछ सुन लिया। उसकी दोनों आंखें सूजकर लाल हो गई। उसे छाती से लगाकर बोली, मेरे जिंदा रहते किस बात का डर है बेटी। जवानी अवैध दिया सही, मगर भय से उनका कलेजा तक सूख गया। इन इलाकों में इस तरह जबरदस्ती ब्याह कर देना एक आम बात है, इस बात को वह जानती थी। माँ की छाती में मुंह छिपाकर लड़की फफक फफक कर रोने लगी। माँ ने उसके मस्तक को और सीने पर हाथ रखकर देखा। बुखार के मारे उसका शरीर जला जा रहा है। आंखें पोंछकर उसने पूछा, बुखार कब हो गया बेटी। कल रात से। मुझे बताया क्यों नहीं, आजकल भीषण मलेरिया का मौसम है। लड़की चुप रही, जवाब नहीं दिया। बड़े भाई की स्त्री ने दुर्गा ने अब तक किसी प्रकार की घनिष्ठता बढ़ाने की बड़े भाई की स्त्री से दुर्गा ने अब तक किसी प्रकार की घनिष्ठता बढ़ाने की चेष्टा नहीं की थी। न केवल उनके विकट चेहरे और उससे भी विकट हंसी को देखकर उनके शरीर में आग लग जाया करती थी, बल्कि उसकी अत्यंत कर्कश आवाज को भी वह सहन न कर पाती। देहात की औरतें स्वभावतः ही जरा ऊंची आवाज में बोलती हैं, मगर भाभी की बातें जरा दूर से सुनने पर झगड़ा करने जैसी मालूम होती थी। इस पर वह जैसी वाचाल थी वैसे ही कलह की कला में भी प्रवीण। लेकिन उसके एक गुण का पता दुर्गा को पता चल गया था। वह जबरदस्ती झगड़ा नहीं मोल लेना चाहती थी। उसके लिए रास्ता छोड़ देने से वह किसी को कुछ नहीं कहती थी। बाल बच्चे और घर गृहस्थी में ही सदा लगी रहती थी। दूसरों की बातों की ओर ध्यान नहीं देती थी। पहल आते ही दुर्गा एक दिन उसकी रसोई में मदद करने गई थी। तब उसने स्पष्ट कह दिया था, ननद तुम 2 दिनों के लिए आई हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। रसोई घर और भंडार में किसी को सौंप नहीं सकती।
तभी से इस मामले में दुर्गा एक प्रकार से निश्चिंत हो गई थी। आज देर करते देख भौजाई ने दरवाजे के पास आकर स्वाभाविक ऊंची आवाज में प्रश्न किया, आज क्या खाना पीना ना होगा ननद जी? मैं बैठी रहूं रसोई ताकती? सिर उठाकर दुर्गा ने कहा, लड़की को बड़े जोर का बुखार हुआ है भाभी, तुम लोग खाओ, आज हम नहीं खाएंगे। भाभी ने कहा, लड़की को बुखार है तो क्या तुम्हें क्या हुआ? बुखार किसे नहीं होता, लो उठो। दुर्गा ने कातर स्वर में कहा, भाभी मुझे खाने के लिए मत कहो, लड़की को छोड़कर मैं मुंह में अन्न ना डाल सकूंगी। अरे तुम लोगों की तो सारी बात संसार से परे होती है। यह कहकर वह चली गई। रसोई घर से फिर बोली, बुखार हुआ तो वैद्य बुलाकर काढ़ा बनवा दो। मलेरिया बुखार में कौन खाना नहीं खाता? हमारे यहाँ तो यह सब अन्न पानी छोड़ने का रिवाज नहीं है भाई। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। ढल जाने के बाद एक कटोरा काढ़ा लाकर उसने कहा, अरे ये गेनी, उठ काढ़ा पी, भात में पानी डाल रखा है, चल खा ले। ज्ञानदा मामी से बहुत डरती थी। बिना कुछ बोले ही उठकर उसने थोड़ा सा काढ़ा पीकर कै कर दी, फिर लेट गई। दुर्गामणि कमरे में नहीं थी। कै की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई और मामला देखकर चुप खड़ी रही। मामी गुस्से से उसारे में चली गई और गांव के लोगों को सुनाकर कहने लगी, इस तरह शौकीन लड़की को लेकर हम जैसे गरीब दुखियों के घर आने की क्या जरूरत थी? उस दिन से ज्ञानदा की बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही गई। उसकी भामिनी मामी ने पहले ही दिन कह दिया, बिटिया, गवई गांव में सांप के काटने से कितने लोग मरते हैं, जो मरते हैं इसी मलेरिया से मरते हैं, जिसे एक बार पकड़ लिया फिर छुटकारा नहीं मिलता। उनकी इस बात की सच्चाई को साबित करते होते देर नहीं लगी। कुछ ही दिनों में मलेरिया ने ज्ञानदा को 4 पैसे लगा दिए। उस दिन कार्तिक की संक्रांति थी। एक तो गृहस्थी का काम काज छोड़कर इन फिजूल के कामों के लिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। इस पर पराई की लड़की की इस तरह की आयोजित सेवा देख उनकी स्वभाव विरुद्ध बात को देखकर दुर्गा को अद्भुत सा लगा और बड़े भाई के प्रस्तावित उस ब्याह के मामले की बात याद आते ही वे आशंका से कांप उठी। भामिनी की यह सेवा उसी के लिए है, इसमें उन्हें लेश मात्र संदेह नहीं रह गया, क्योंकि दुर्गा ने पहले से ही इस बात को स्वतः सिद्ध की तरह मान लिया कि भाभी ने ही अपने बड़े भाई के साथ ज्ञानदा का ब्याह कराने के लिए पति को लगाया है और भीतर ही भीतर उन्हें उत्तेजित किया है। भाभी ने कंठ स्वर को और धीमा करके कहा, तारकेश्वर में एक पासशुदा डॉक्टर है, उन्हें बुलाने के लिए तुम्हारे भैया को भेजा है ननद जी। ज्वर तो रोज बढ़ता ही जा रहा है, यह तो अच्छी बात नहीं है। दुर्गा ने अव्यक्त स्वर में जो कुछ कहा वह सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि इस खुशखबरी को सुनकर भी वह हृदय से प्रसन्न नहीं हो सकी। भाभी गृहस्थी के कामकाज में लग गई। ज्ञानदा ने तकिए के नीचे से एक पत्र निकाल कर कहा, उन्होंने जवाब दिया है। ला तो देखो, यह कहकर माँ ने चिट्ठी को मानो छीन सा लिया, लेकिन क्षण भर बाद असहनीय आग्रह का दमन करके वह चिट्ठी दोनों हाथ की मुट्ठी के बीच में दबाए चुपचाप बैठी रही। एक बार मन में आया कि खोलकर पढ़े, फिर सोचा कि यह उचित नहीं। लड़की ने हाथों में दे दी, मगर माँ होकर कैसे पढ़े? मन स्वर में पूछा, क्या लिखा अतुल ने? इसी बीच ज्ञानदा ने करवट बदल ली थी। संक्षेप में कहा, यहाँ आना उचित नहीं था, यही सब। पत्र की इन 2 बातों को सुनते ही माँ की आंखें छलछला उठी। उन्होंने मनी मन तराया, आना उचित नहीं था, यही सब। अतुल के चेहरे को याद कर उसे अशेष आशीर्वाद देती हुई दुर्गामणि ने मात्र स्नेह से विलगित होकर मनी मन कहा, ना जाने कितना अभिमान, कितनी मर्मांतक व्यथा भैया को इन दोनों बातों से के भीतर छुपी हुई है। यहाँ आकर ज्ञानदा को बुखार हो गया। इसी से गुस्से में आकर भैया ने कहा था, इनके गंगा लाभ को देखने के लिए कलकत्ते से आया हूँ। सच ही तो लिखा है, मैं खुद ही जो भी करूँ, जहाँ भी जाऊँ, ये दूसरी बात, लेकिन लड़की को लेकर आना मेरे लिए कदापि उचित नहीं था। अरे कितना भी कष्ट क्यों ना होता, सब कुछ सहकर हमें वहीं पड़े रहना चाहिए था। कागज को अपूर्व ममता के साथ मुट्ठी में हिलाते डुलाते हुए आज न जाने कितनी उन्हें बातें याद आ रही थी। कागज को अपूर्व ममता के साथ मुट्ठी में हिलाते डुलाते आज न जाने कितनी बातें उन्हें याद आ रही थी। पति की मृत्युशैया पर अतुल की प्रतिज्ञा, उन दोनों चूड़ियों को देने के लिए महाप्रसाद का बहाना करके आना, विशेष करके आने के दिन मौसी से उसका झगड़ना। इस बात को उसकी माँ ने सुना था, पास पड़ोस के लोगों ने सुना था। वह कलकत्ते से क्यों दौड़ा आया था? आनंद से, गर्व से दुर्गामणि का मातृवक्ष परिपूर्ण हो उठा। मनी मन बोली, काली लड़की, अब मेरी लड़की का गौरव सभी देख ले। अरे कोयल काली होती है, भौरा भी काला होता है। उन्होंने पुकारा, ज्ञानदा इस समय तबीयत कैसी है बेटी? अच्छी है माँ। क्यों नहीं, मेरे बारे में तुलने क्या लिखा? पढ़ लो ना माँ। कौतूहल को वह अब रोक न सकी। खिड़की के पास कागज को खोलकर वह खड़ी हुई। इतने बड़े कागज में केवल 2 पंक्तियां देखकर उन्हें लगा कि लड़की ने शायद दूसरा कागज दे दिया है, लेकिन अगले क्षण श्री चरणेशु पढ़कर मनी मन हंसकर बोली, इसलिए पढ़ने को दिया है, ये तो मेरी चिट्ठी है। लिखा है,
तभी कहा था वह जगह मलेरिया का डिपो है। ज्ञानदा के ज्वर की खबर पाकर दुख हुआ। आशा है शीघ्र ही अच्छी हो जाएगी। हम मजे में हैं, हमारा प्रणाम ले। इति। बात पूछने में दुर्गामणि की जबान रुकी, परंतु माँ का हृदय ठहरा। बिना पूछे भी उनसे रहा न गया। पास बैठकर लड़की के रूखे बालों को उंगलियों से इधर उधर करते हुए धीरे धीरे कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी चिट्ठी में अतुल ने शायद क्रोध का भाव प्रकट किया है। मेरी चिट्ठी कहाँ है माँ? तुम्ही को तो चिट्ठी लिखी है। ज्ञानदा ने विस्मय से मुंह फेर कर कहा। दुर्गा ने जरा हंसकर कहा, मैं देखना नहीं चाहती, सुनकर ही मुझे खुशी होगी। गुस्सा हुआ है यह तो समझ आ रहा है। नहीं माँ, मुझे अलग से कोई चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी। जो कुछ लिखा है तुम्हारे सामने है। इतना क्या उसने फिर करवट बदल ली। कुल 2 पंक्तियां, और कोई बात नहीं लिखी? कहकर दुर्गामणि सन्नाटे में आ गई। उनकी जो उंगलियां अब तक नाना प्रकार की विचित्र गति से विचरण कर रही थी, वे भी मानो हड्डी की भांति कड़ी हो गई। बहुत देर तक इसी तरह चुपचाप बैठी रहकर वह उठ गई। दिन फिर व्यतीत होने लगे।